हेलो बच्चों, हमारे आज के सेशन में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने देखा था कि सॉल्यूशंस में 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं या 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद जो दूसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जो तीसरी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं। अभी जो हमें पढ़ना है टॉपिक आज दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि कैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को दिखाना पड़ेगा कि वो नंबर ऑफ मोल्स पर या मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। अगर हम ये प्रूफ कर ले जाते हैं तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इसके बाद प्रूफ करने के बाद, प्रेजेंट करने के बाद, हमें ये पता करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिससे एक फॉर्मूला मिलेगा, और जिससे मैंने आपसे बताया था कि इन्हीं में से कहीं से इसी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक न्यूमेरिकल भी आता है। आप अगर आपने बुक देखी होगी तो देख रहे होंगे कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रिफ्रेशर्स में और भी बहुत सारी बुक्स में दिए हुए हैं, जो या तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है या थोड़ा मोड़ा 19-20 करके कैलकुलेट किया जाता है। तो हमारी दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूट डालने से क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है? अगर आप मैं सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। आप मान लीजिए आपके घर में दूध उबल रहा है, मिल्क इज बॉइलिंग इन योर किचन, और वो बॉइल होते हुए वो ऊपर की तरफ आ रहा है। थोड़ी सी आप उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो आपको लगेगा कि जो मिल्क आपका बॉइल हो रहा था इट विल सेटल डाउन। या इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेकर के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373। आप 373 केल्विन में आप 100 डिग्री 273 में 100 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस आता है। तो आप कहते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 373 केल्विन है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार रहता है तब, 1 एटमॉस्फेयर रहता है तब। यानी 1 एटमॉस्फेयर पर जो हम जनरल तरीके से स्टैंडर्ड प्रेशर मानते हैं, ऐसी कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अगर हम इस वाटर में थोड़ा सा सॉल्यूट डाल दें और वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हो, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या करेगा? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट will occupy some of the space of the surface of the solvent, और ऐसा करने से हमने देखा था पिछले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इतनी लंबी कहने की बात जरूरत ही नहीं है कि ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट द वेपर प्रेशर विल अल्टीमेटली डिक्रीज। अब जब वेपर प्रेशर कम हो गया, वही तो आपको बढ़ाना है। जब वेपर प्रेशर, आपका डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द किसके? इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आपको वेपर प्रेशर करना है, और आपका वेपर प्रेशर कम पड़ गया। दैट मीन्स टू कंपनसेट दिस थिंग यू हैव टू supply more amount of heat. That means the solution has to be heated to a higher temperature so that its vapor pressure become equal to the atmospheric pressure, that is 1 atmosphere. Thus the boiling point of the solution is always higher than that of pure solution, because pure solvent, here the example we have taken is water. So the boiling point of water is of course 100 degrees Celsius, but when we add non-volatile solute in it, definitely the boiling point will increase. And how much amount of boiling point will be increased? That depends upon the amount of non-volatile solute added.
तो ये बात तो क्लियर हो गई कि क्यों होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो ये नहीं ये तो आपको समझाने के लिए चीनी वाला एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको कहना है कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। सो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसको आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे? अगर आप एक ग्राफ ले लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ग्राफ है, पहले बात को समझिए। ये ग्राफ प्लॉटेड है वेपर प्रेशर, इस एंड पर वेपर प्रेशर, ध्यान दीजिएगा ये वीपी से वेपर प्रेशर है वाई एक्सेस पर, और इस तरफ आपका टेम्परेचर इन केल्विन है, टेम्परेचर इन केल्विन है। अब ये वाला ये एक लाइन खींची है, ये लाइन 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है। ये हमने मान लिया कि यहाँ पे ये 1 एटमॉस्फेयर इसको शो कर रहा है, इतनी सी चीज 1 एटमॉस्फेयर शो कर रहा है। अब अगर सॉल्वेंट है, कोई सॉल्वेंट है और आप यहाँ पे सॉल्वेंट है और आप बढ़ाते चले जा रहे हो टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो नीचे से भाप उठ रही है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और एक ऐसा वक्त आया जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। तो यहां पर ये इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर हुआ है, ये वाला टेम्परेचर, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें बिल्कुल कोई भी सॉल्यूट, किसी तरह का सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है। तो ए से लेकर के ये बी तक वेरी किया, आपने देखा ए से लेकर बी तक वेरी किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और वेपर प्रेशर जब इसका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया तो ये उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर था वो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो इस टेम्परेचर को हमने मान लिया TB0, इस टेम्परेचर को मान लिया TB0। जीरो क्यों? हम नॉट वर्ड से प्योर को दिखाते हैं, और प्योर कौन होता है? सॉल्वेंट। अब आपने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, अगर इस सॉल्वेंट में थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वो सॉल्वेंट बन गया। अब साहब अगर वो सॉल्वेंट बन गया तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद उसका जितना भी वेपर प्रेशर था वो पहले से कम हो गया, पहले से कम होने की वजह से अब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जाएगा तो ये ऐसे, ये गया यहां से यहां, लेकिन यहां पर आकर के जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। नीचे क्यों हो गया? क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है, सब कम हो गया, हर स्टेट पे कम हो गया। तो अब टेम्परेचर आपने बढ़ाया इधर तो वेपर प्रेशर बढ़ा, और इस पॉइंट पर ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टेम्परेचर था वो आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये वाला सॉल्वेंट का था तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमने माना B। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज TB0 इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरी इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये जो पहले इतना था और अब इतना हो गया तो बढ़ गया ना। देखिए पहले इतना था प्योर में, और जब आपने सॉल्यूट डाल दिया यानी वो सॉल्यूशन बन गया तो बॉइलिंग पॉइंट अब ये हो गया, तो ये बढ़ गया। तो ये जो इंक्रीज हुआ है, यहां से यहां तक जो इंक्रीज हुआ है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स कि डेल्टा TB इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, TB ज्यादा है TB माइनस TB नॉट, TB माइनस TB नॉट। तो ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अभी तक कहीं भी हमने ये बात नहीं कही कि ये तो हमने डिनोट करने के लिए डेल्टा TB दिखाया, कहीं भी इस बात की बात नहीं हुई है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक इस बात की पुष्टि तो हुई नहीं है, कहीं पे इस बात की हमने प्रूफ किया नहीं है। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि हाँ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएंगे कैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि सिंस आपने खुद ही कहा, क्या कहा कि एलिवेशन इन, आपको पता है कि जो आपका एक्सप्रेशन आया था, मैं थोड़ा सा एक रफ में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आपका जो एक्सप्रेशन आया था, या वहीं पे दिखाने की कोशिश करता हूं जो आपने लिया था कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, जरा ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद होगा मैंने निकाला था, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इज इक्वल टू XB। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो आपने कहा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, और अगर वेपर प्रेशर लोअर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा। दैट मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंस आप ही ने कहा था सिंस डेल्टा P है, अभी भी जो मैंने दिखाया डेल्टा P है, कल आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था डेल्टा P अपॉन P नॉट A
इज इक्वल टू कितना, एक्स बी, यानी कि डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स एक्स बी। इसका मतलब डेल्टा पी ए यानी क्या, डेल्टा पी ए क्या, एलिवेशन इन, सॉरी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये तो सॉल्वेंट का है, तो कांस्टेंट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ऑल्सो elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure। जितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा उतना ही ये एलिवेट करेगा, जितना ये कम होगा, ये तो कम वाला है ना डेल्टा टीबी, जितना ज्यादा ये कम होगा उतना ज्यादा ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब कि ये डायरेक्टली हो गया एक्स बी के, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इसके, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। दिस इंप्लाइज दैट कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि एक्स बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। यानी कि दिस शोज दैट, हेंस this shows that therefore what, delta TB is a colligative property, is a colligative property। तो ये बात समझ में आ गई, हाँ ये colligative property है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये colligative property है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये colligative property है। colligative property के बाद कैलकुलेट करने के बाद अगर ये colligative property है तो ये बात पक्की है कि अगर हम इसके अगले उसमें चलें तो ये बात कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, यही ना। और नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है तो यानी कि कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है तो मोलैलिटी पे भी डिपेंड कर रही है। मोलैलिटी भी तो नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करती है। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कोई चीज उबल रही है तो सॉल्वेंट का वेट थोड़ी ना बदलेगा। तो आपने कहा कि सिंस, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टीबी, जरा देखिएगा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है। अगर कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा तो वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स की जो भी कंसंट्रेशन यूनिट होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो आप कहोगे कि सर मोलैरिटी क्यों नहीं रखा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। उस पर नीचे आप डिवाइड करते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वो चेंज हो जाएगी। आप कहते हो कि मोलैलिटी इज ए बेटर यूनिट क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज नहीं होती है। दोबारा सुनिएगा इसको रिवाइंड कर करके, यहाँ पे बात को, यानी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। तो डेल्टा टीबी को हमें यहाँ से इसको हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारी क्या, के बी एम। अब ये के बी एम क्या है, वेयर के बी एम, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। के बी एम क्या है, एक नंबर में पूछा जाता है। वेयर ये जो के बी है, ये जो के बी है, इसका एक नाम है। इसका नाम क्या है जरा देखिएगा, इसका कई नाम है। एक नाम है मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एक नाम तो ये है। इसका दूसरा नाम जो है वो है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। जरा स्पेलिंग अलग सी है, जरा देखिए, ई बी यू डबल एल आई ओ एस सी ओ पी आई सी, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी इसका नाम है। तो के बी अक्सर आता है कि डिफाइन के बी, डिफाइन के बी, के बी क्या है? अगर डिफाइन के बी आप समझ लीजिए तो समझाता हूं मैं। के बी तो एक कांस्टेंट है ना, तो के बी की वैल्यू कैसे मिलेगी? किसी सॉल्यूशन के बी की वैल्यू कैसे मिलेगी? किसी सॉल्यूशन के बी की वैल्यू ऐसे मिलेगी कि सिंस, आप ही कर दीजिए इसको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम होता है। इफ आप ही ने कहा कि m इज इक्वल टू 1 हो जाए, अगर m इज इक्वल टू 1 हो जाए तो इसका मतलब जो डेल्टा टी बी होगा वो के बी के बराबर आ जाएगा। अगर ये m 1 हो जाए तो डेल्टा, ये जो डेल्टा टी बी है वो के बी के बराबर हो गया। यानी क्या के बी डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है? जी होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर शर्त है, जब उसकी मोलैलिटी यानी सॉल्यूशन 1 मोलल हो। क्लियर है? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप डिफाइन करोगे कि इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू, आप इसको डिफाइन करोगे, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल। concentration of solution is 1
मोलल, 1 मोलल। जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलल होगा तो जो भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वही Kb बन जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी के आगे आप जानते हैं, आप इसके बाद जब ये आपका निकल आता है तो आप कैलकुलेट करते हो। क्या कैलकुलेट करते हो? आप कैलकुलेट करते हो मॉलिक्यूलर मास। तो अगला जो किसका, सॉल्यूट का जो अगला टॉपिक होगा जिस पे न्यूमेरिकल आना है, वहां पे आएगा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को आपने अभी पिछले जगह पे MB से डिनोट किया था, याद करिए, यानी कि MB आपको निकालना है। तो हम इसको बढ़ते हैं आगे, कैसे करेंगे? आप ही ने कहा था, यहाँ से हम चलते हैं कि सिंस, यहाँ से शुरू करिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। ये फॉर्मूला आपका आया यहाँ से, जब आपने शुरुआत करी थी कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई है तो डेल्टा TB M के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, मोलैलिटी के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे। डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM हो गया। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM की हम डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज M? M होता है क्या? मैंने आपसे कहा था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। याद रखिएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स को WAG, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन KG, आई एम सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन KG। लेकिन अगर ये ग्राम्स में दिया है, अगर ये ग्राम्स में दिया है तो आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं फिर से मोलैलिटी की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर KG ऑफ सॉल्वेंट। तो पर KG में WA आ जाएगा, सॉल्वेंट के लिए A लिखा, तो W से इसके वेट से डिवाइड कर दिया। अगर वो ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, NB की जगह नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट इन ग्राम WB अपॉन उसी का मॉलिक्यूलर वेट होल अपॉन WA। तो पहले से पड़ा था और यहाँ 1000 हो गया। अब आपने सॉल्व किया इसको तो आपके पास आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाई WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 होल अपॉन, ये उलट के मल्टीप्लाई होगा तो MB और ये WA आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, MB और WA आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको क्या पता करना है? MB पता करना है। तो आपके लिए एक्सप्रेशन जो आ गया वो क्या आ गया? MB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाइड बाई WB मल्टीप्लाइड बाई 1000 होल अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। इसको कुछ लोग लिखने वाले ऐसे भी लिख सकते हैं कि MB इज इक्वल टू KB अपॉन इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि MB इज इक्वल टू KB बाई डेल्टा TB मल्टीप्लाइड बाई WB बाई WA मल्टीप्लाइड बाई 1000। यहाँ से फिर से हमने देखा कि जो मोलर मास होता है, जो मोलर मास होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेसिप्रोकल होता है। देखिए यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन था? डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके मोलर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से हमें आगे के न्यूमेरिकल करने हैं। तो हमारी दूसरी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुई। मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल बताया था, याद करने का तरीका मैंने बताया था, अगर दूध उबल रहा हो, चाय उबल रही हो, तो थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा उसमें चीनी डाल दें तो अपने आप ही वो सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। अभी आपको और ज़्यादा उसको गर्म करना होगा, तब कहीं जाकर के वो उबाल उसमें आएगा, यानी सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन वो किचन केमिस्ट्री नहीं चलेगी यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। और बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन जो चार ये फॉर्मूले निकलेंगे चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद, वो याद होने ही चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए। अगर आपने याद नहीं किए तो आप भोगी होगे उसके, आप जानेंगे क्या होगा। तो हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या चीज़ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? आप और हम जब कभी भी हम आइसक्रीम वो करते हैं, फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, जमाने की कोशिश करते हैं, तो एक बात देखी होगी आपने कि हम बार बार जा करके किचन में फ्रिज को, जहाँ भी फ्रिज हमारी रेफ्रिजरेटर रखा रहता है, हम बार बार खोल के देखते हैं कि अरे ये तो फ्रीज ही नहीं हो रही है, ये तो बिल्कुल सॉलिडिफाई हो ही नहीं रही है, हमारी आइसक्रीम बनी नहीं रही है।
तो हमने ये महसूस किया है कि कुछ तो हमारा ईगरनेस होता है आइसक्रीम खाने के लिए कि जल्दी से जम जाए तो हम जल्दी से खा लें, लेकिन कुछ आपने महसूस किया होगा कि हाँ ज़रूर आइसक्रीम जमने में देरी लगती है। जितने जल्दी वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है उतने जल्दी आइसक्रीम कन्वर्ट नहीं होती है। इसका एक बेटर एग्जाम्पल ये है कि आप दो ट्रे में, आइस ट्रे में, एक में पानी और एक में शुगर सॉल्यूशन दोनों में रखें और आप रख दीजिए अपने फ्रीज़र में। आप देखेंगे कि पहले कौन जम जाएगा, पहले वाटर जम जाएगा, लेकिन जिसमें आपने शुगर सॉल्यूशन डाला हुआ है वो इतने आराम से फ्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला गया है। जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता था अभी बढ़ करके वो -4 डिग्री, -3 डिग्री पे फ्रीज होने लगेगा, यानी टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो इसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, हमारी यही तीसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों आई? क्योंकि आप ही ने उसमें सॉल्यूट मिला दिया। कैसा सॉल्यूट मिला दिया? नॉन वोलेटाइल मिला दिया सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। क्यों घट गया? पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। मतलब ये वो टेम्परेचर है, मान लीजिए आपने आइस लिया है, पानी लिया है, तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे भी रहता है, यानी आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है और वाटर भी। कहोगे ये कौन सी बात है, आप 9th में पढ़िए, लेटेंट हीट होता ही का सारा चक्कर है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर में से लेटेंट हीट निकाल दी जाए फ्यूजन, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जोड़ दी जाए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमने पढ़ा था कि हाँ, लेटेंट हीट केवल और केवल स्टेट चेंज कराता है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी रहेगी, तो वो स्टेट होगी जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लिख लेते हैं, अच्छी चीज़ है, याद रहनी चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट is that temperature when solid and liquid states of substance, solid and liquid state of substance have same vapor pressure. That means freezing point is that temperature when solid and liquid state of the substance, of that substance जिसके हम freezing point के बारे में बात कर रहे हैं, have same vapor pressure। जब सेम हो जाए, तो अगर आप इसमें भी, अगर आप कहते हो कि सर ग्राफ कैसे खींचेंगे, यानी कि आपने वो उस वाले एग्जाम्पल से तो क्लियर हो गया आपका। किस वाले एग्जाम्पल से? आपका उस वाले एग्जाम्पल से जो मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल दिया था आइसक्रीम जमाने का। मैं एक बात और एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर हम जो बर्फीली जगहें होती हैं जहाँ पे हमेशा बहुत ज़्यादा 15-15 फुट बर्फ़ पड़ जाती है, तो वहाँ पे क्रेन से सड़कों को साफ़ करना पड़ता है, बर्फ़ हटानी पड़ती है। तो ऐसा करने के लिए वहाँ पे चॉपर से, हेलीकॉप्टर से NaCl गिराया जाता है, नमक गिराया जाता है। नमक गिराने से क्या होता है? नमक एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और वो जब बर्फ़ के साथ पड़ता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो और कम कर देता है। यानी कि जो बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गई थी, उसको फ्रीज होने के लिए -15 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत पड़ी, और उतना तो वहाँ टेम्परेचर है नहीं, वहाँ तो -4 है या -2 है, तो बर्फ़ रहेगी नहीं, वो तो पिघल के वाटर हो जाएगी और उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि हिली एरियाज़ में जहाँ पे इस तरह की आइस जैसी चीज़ जम जाती है सड़कों पर, तो उसको हटाने के लिए NaCl का छिड़काव या NaCl क्यों डाला जाता है? तो आप कहोगे NaCl इज ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और इसके एडिशन से फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, और हम
फिर जब डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में तो बर्फ जम नहीं पाएगी, और नहीं जमेगी जो जमी हुई है वो भी पिघल जाएगी, तो आराम से पानी हटाया जा सकता है। तो मेरी ये बात समझ में आई होगी, लेकिन हम इसको एक ग्राफ से फिर से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए जो अभी भी आपने डेफिनेशन पढ़ी ऊपर, वो हमने फिर से ग्राफ प्लॉट किया टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में, और यहाँ पे इस एंड पे वेपर प्रेशर है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर है। ये कहता है कि अगर कोई लिक्विड सॉल्वेंट है तो वो ऐसे आएगा, ठीक है, टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, इधर टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है। एक ऐसा वक्त आया कि अब वो सॉलिडिफाई हो गया यहाँ पर, तो यहाँ सॉलिडिफाई हो गया, तो अब ये फ्रोजन सॉल्वेंट हो गया, ये फ्रोजन सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है साहब, सॉल्वेंट। और ये कौन सा सॉल्वेंट है, ये आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है, ठीक है, फ्रोजन सॉल्वेंट है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जब वो वाला पॉइंट है जब लिक्विड और फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सेम हो गया, तो ये आपका हो गया पहले वाला, क्या, ये आपका हो गया पहले वाला फ्रीजिंग पॉइंट। यानी पहले वाला फ्रीजिंग पॉइंट मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, तो आप कहोगे इसको TF0, प्योर सॉल्वेंट का तो TF0। अब आपने इसमें थोड़ी सी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दी, तो जो ये वेपर प्रेशर है पहले जो भी लिक्विड का रहा होगा वो नीचे गिर जाएगा, यानी ग्राफ नीचे नीचे जाएगा। जब ग्राफ नीचे नीचे जाएगा, ऐसे करके जा ही रहा होगा, तो यहाँ पे आया ये, अब ऐसे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे जब आ गया तो ये वाला ऐसे जा रहा था, ये अब वेपर प्रेशर कम होने की वजह से धीरे 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 आया और यहाँ पे मिला। इसका मतलब अब ये वाला ये वो प्रेशर जगह है जहाँ पे इस सॉल्यूशन का, ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ चला आया, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ था वो फ्रीजिंग पॉइंट घट के यहाँ आ गया, यानी पहले से देखिए घटा है, उधर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था, ये घटा है, और ये घटे हुए को ही हम कहते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये बात तो तय हो गई कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलैलिटी। ये तो प्रूफ ही हो चुका है। कैसे, कि आप ही ने कहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है और वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड करेगा, इस वजह से वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद अब आप ऐसे करेंगे, सिंस डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डिप्रेशन मोलैलिटी के, तो फिर से वैसे जैसे पीछे किया था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM वेयर KF इज इक्वल टू, वेयर KF को कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके भी 3 नाम है। इसका पहला नाम तो हो गया मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका दूसरा नाम जो है साहब, नया नाम जो आपने नहीं सुना है, वो है क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो वो कहेगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन करिए। क्रायोस यानी कि जो KB होता है उसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है और KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन अगर किसी ने कहा कि डिफाइन किसको, KF को आपको डिफाइन करना है, तो आप कहोगे कि सिंस डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM, मैं डिफाइन नहीं करूँगा, केवल समझा दूंगा, आप लिखोगे, आप डिफाइन करते रहना। व्हेन M इज इक्वल टू 1, अगर M की वैल्यू 1 हो जाए, अगर M की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा TF की वैल्यू हो जाएगी कितनी, KF। तो आप कहोगे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल। ये बात समझ में आ गई, तो ये डिफाइन हो गया। अब एक यूनिट्स की बात कर लें, कई बार यूनिट्स पूछ ली गई हैं, तो यूनिट्स की बात तो हुई नहीं कि यूनिट्स क्या होती हैं इसकी, यूनिट्स ऑफ किसकी, यूनिट्स ऑफ KB एंड KF, दोनों की यूनिट अगर हम बात करें, चाहे KB देखिए उसी से सिमिलर होके आया है, तो कोई बहुत अंतर नहीं है। दोनों की जो यूनिट है पर डिग्री, अगर आप ऐसी बात करें तो इसका एक तो हो जाएगा आपका पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, ये भी हो जाएगा, या आप कह सकते हो केल्विन केजी पर मोल। ये याद रखिएगा, ये केल्विन केजी पर मोल ज़्यादा सटीक है। ये यूनिट पूछी जाती है 1 नंबर में, आप फिर अगले बगले झांकोगे, आपको समझ में आएगा नहीं कि क्या पूछ लिया, हमने तो नाम ही नहीं सुना है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है। तो ये टॉपिक रहा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, लेकिन अभी आपने केवल इसको ये दिखाया है कि वो एक क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, यहाँ पे किस तरह से रिलेशन एक इस्टेब्लिश करता है ये। लेकिन अभी
कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बचा हुआ है, जैसा कि आप हर जगह करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास पता करते हैं। अब इसमें बचा कैलकुलेशन जो टॉपिक बचा है जो हमें पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। कहोगे 2 बार तो निकाल चुके हैं, एक बार तो हम डिप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी मोलर मास सॉल्यूट का पता कर चुके हैं, और एक बार तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पता कर चुके हैं। लेकिन हर जगह पता करना है मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला सॉल्यूट के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने कहा था इन्हीं 4 फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो हम बढ़ते हैं आगे। इसके लिए बहुत छोटी सी बात है कि सिंस, जल्दी जल्दी करेंगे, सिंस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, और एम की वैल्यू क्या होती है, अभी भी बात हुई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए मतलब अमाउंट, क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन अगर ये ग्राम्स में है साहब, अगर ये ग्राम्स में है और होगा ही ग्राम्स में दिया जाता तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। और नंबर ऑफ मोल्स को, के एफ को मैंने यहीं रहने दिया, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिख दिया अमाउंट इन ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट डब्ल्यू बी, और ये डब्ल्यू ए तो पहले से ही पड़ा हुआ था, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 1000। अब आपका कितना हो गया, के एफ मल्टीप्लाइड बाई, देखिए डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए, यहाँ पे आ गया डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए, वहाँ भी डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए था, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन कितना, एम बी, और 1 अपॉन एम बी क्यों, 1000 अपॉन एम बी कर दीजिए, और ये डेल्टा टी एफ के बराबर है। और आपको एम बी ही पता करना है, तो एम बी को हम इधर ले जाते हैं, तो हमारा हो गया, अगर हम एम बी को इधर ट्रांसपोज करें, डेल्टा टी एफ को इधर ले आएँ, तो आपका क्या हो गया एक्सप्रेशन, एम बी इज इक्वल टू कितना हो गया, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए multiplied by 1000. So this is the expression for MB in case of where depression in freezing point। यहाँ पे भी मैं लास्ट बार आके एक बार और बता देता हूँ कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ये है। तो ये क्या शो कर रहा है, shows that, ये शो करता है, shows that molecular mass of solute is inversely proportional to colligative property। आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, आप हर जगह यही लिख रहे हो। मान लीजिए दो आपने सॉल्यूट लिया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, 2 सॉल्यूट लिए, एक लिया नमक, एक लिया आपने ग्लूकोज, सुक्रोज जो आपका चीनी है, ग्लूकोज लिया। अब क्या हुआ साहब, आपने उतने ही में आपने 1 kg में ग्लूकोज डाला और 1 kg में नमक डाला, सेम बराबर अमाउंट का, मतलब 1 kg नहीं बल्कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम कर दिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन एक का ज़्यादा बढ़ेगा, एक का कम बढ़ेगा। आप कहोगे क्यों, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, लेकिन ये भी तो कह रहा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज ज़्यादा होगी, यानी एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। तो अभी हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली है, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगी, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप पढ़िए, दोबारा तिबारा अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।